ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का प्रवचन भारत में दिया हुआ मद्रास में माय प्लान ऑफ कैंपेन मेरी समर नीति। इस प्रवचन का 18th पॉइंट जो है वो हम देख रहे हैं। ये पॉइंट मैंने दिए हैं किंतु इसके भीतर का जो टेक्स्ट है वो पूरा स्वामी जी का है। पॉइंट है हाउ टू बेटर इंडिया ग्लोरी ऑफ दी आत्मन। इसको हमने ऑलरेडी थोड़ा सा स्टडी कर ही लिया है। हम जहाँ तक पहुँचे हैं स्वामी जी क्या कहते हैं, कल जो पैराग्राफ था उसको एक बार मैं दोहरा देता हूँ। बेसिकली स्वामी जी जो कहना चाहते हैं कि भारत का उत्थान तभी होगा जब हम में आत्मश्रद्धा प्रकट होगी। आत्मश्रद्धा की कहानी हम सबको पता है। वही बालक नचिकेता, उसने जब देखा कि उसके पिताजी इस तरह की गाय यज्ञ में दान कर रहे थे जो कि जिसका कि दूध दोहा गया है, माने उसमें ना ही कोई दूध निकलने वाला है, कमज़ोर हो गई है, वृद्ध हो गई है, इस तरह की गाय सब उसके पिताजी दान कर रहे थे। तो ये बालक ने आकर के पिताजी को पूछा कि पिताजी आप मुझे किसको दान करेंगे, मुझे किसको दक्षिणा में देंगे। क्योंकि क्या है कि देखिए बच्चे के सामने दो समस्याएं हैं। सर्वप्रथम तो है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपको पिताजी के मान की रक्षा करनी है, उनकी मर्यादा रख करके प्रोटेक्ट करके आपको उनके साथ में बात करना है। तो ये तो एक शास्त्र का वचन है। दूसरा शास्त्र का वचन है कि यदि गलत जहाँ पे भी आप देख रहे हैं उसका आपको मुकाबला करना है। असत का सहारा कभी नहीं लेना, सत के सहारे पे ही हमको जीवन निर्वाह करना है। तो ये दो बातें इस बालक के सामने थी। तो फिर ये बालक बेचारा सोच रहा है कि मैं अपने पिताजी के सामने जाकर के मैं कैसे कहूँ कि पिताजी आप जो कर रहे हैं, ये जो वृद्ध गायों का दान कर रहे हैं जिसमें से ना ही कोई दूध कभी निकलने वाला है, इस तरह की गाय का दान करके आप अधर्म का सहारा ले रहे हैं। तो ये बात मैं जाकर के करूँ तो कैसे करूँ। यह बात इस बालक के मन में थी। आप सीधा जाकर के पिताजी को कह भी नहीं सकते कि पिताजी आप गलत है। एट द सेम टाइम जो हो रहा है असत्य कार्य, उसका आप साथी भी नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज तो गिल्ट बाय एसोसिएशन अपने पे आ जाता है। तो ये बालक ने देखिए कि सरल हृदय जो होता है उसमें से एक सरल सॉल्यूशन इसके मन में प्रकट हुआ। ऐसा जाकर के नहीं कहता कि पिताजी आप जो गाय दे रहे हैं वो सब वृद्ध गाय हैं, इस तरह की गाय मत दीजिए। वो जाकर के कहता है कि आप मुझे किसको दान में देंगे, क्योंकि ये तो इस तरह का यज्ञ है जिस यज्ञ में आपको अपना सर्वस्व लुटा देना है। तो अभी बालक जो होता है वो भी नचिकेता जैसा एक सुरूप सुसंस्कृत बालक जो कि सरल है, भगवान पे विश्वासु है, वैदिक धर्म का पालन करता है, इस तरह का बालक किस पिताजी को प्रिय न हो। तो यदि और कहने का आशय फिर देखिए कि कितना गहराई से, कितनी सूक्ष्मता से नचिकेता ये प्रश्न करता है। नचिकेता कहता है कि आपने जिस तरह से आपकी जो स्वस्थ गाय हैं, इस तरह की गाय जिसका कि जो कि भर भर करके आपको दूध देती है, इस तरह की गाय का तो आपने दान दिया नहीं है। तो ये गाय जो आपकी जितनी प्रिय है उतना ही तो मैं आपका प्रिय होना चाहिए, मुझे आपका प्रिय होना चाहिए। तो फिर आपने उस गायों को नहीं दिया जो कि आपकी प्रिय है, तो फिर आप मुझे भी तो शायद नहीं देंगे। किंतु मैं ये कहूँगा कि आप मुझे कब किसको देंगे दान में, यानी कि मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि जो स्वस्थ गाय है उनको आप किस में दान में देंगे। तो ये पिताजी भी तो बड़े चालाक थे, चतुर थे, शास्त्र के विद्वान थे। पुत्र के इस वचन का आशय तो समझ ही गए कि पुत्र कहना क्या चाहता है, तो इसलिए पहले तो भगा दिया उसको, बात ही नहीं सुनी। तो फिर नचिकेता बालक
वो फिर से जाता है, फिर से जाता है, पूछता है कि आप मुझे किसको दान में देंगे। और कहने का अर्थ ये है कि मैं यदि आपको इतना प्रिय हूँ और मुझे दान में देने को आपको ये रिलक्टेंस हो रहा है, आपकी इच्छा नहीं है, आप कतरा रहे हैं, तो फिर ये स्वस्थ गायों को दान देने में भी आप इसी तरह से कतरा रहे हैं, जो कि धर्म के विरुद्ध है। तो ये उसने जब 2-3 बार जाकर के पूछा तो पिताजी नाराज हो गए, कहा कि मैं तुमको यमराज को दे रहा हूँ, जाओ। तो अभी देखिए कि इस बालक में सत्व की शक्ति कितनी है, वो सीधा यमलोक में चला जाता है पिता के वचन की रक्षा करने के लिए भी। और शायद इसके मन में वो क्यूरियोसिटी भी होगा, क्योंकि ये जब भगवान यमराज इसको प्रश्न करते, इसको जब ये देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूर्ण करूंगा, तुम 3 दिन यहाँ पे रहे हो यमलोक में मेरे दर्शन प्राप्त हुए बिना। अभी शुद्धमती ये पवित्र ब्राह्मण बालक है जिसने कि वेद का अध्ययन किया है, नियमित उपासना करता है, तो इसके भीतर में जो तप की शक्ति है, अभी ये 3 दिन तो यमराज उसको मिले नहीं, वो कहीं नाराज हो जाएगा तो फिर उसके श्राप से शायद हो सकता है कि ये यमलोक भी जल जाए। तो ये यमराज ने उसको 3 वरदान देते हुए कहा कि अच्छा, मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ क्योंकि तुम 3 रात मेरे दर्शन पाए बिना रहे हो यहाँ पे। जब ये यमराज ये बात करते हैं तो नचिकेता के मन में देखिए कि किस तरह से ये सब थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। सर्वप्रथम तो कहता है कि मैं जब पृथ्वी लोक पे वापस जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे पहचान पाए, मुझे ग्रहण कर पाए, मुझे फिर से वही प्रेम कर पाए, ऐसा कीजिएगा। यानी वो तो एक मेन कंडीशन उसने समाप्त कर दी, किंतु उसके बाद में जो वो प्रश्न करता है कि ये मृत्यु के परे क्या है, मृत्यु के अर्थात कि ये शास्त्र है, देवता है, ये सभी लोग ये प्रश्न करते हैं कि मृत्यु और मृत्यु के परे क्या है। तो अभी देखिए कि बालक नचिकेता के मन में ये क्यूरियोसिटी अवश्य होगी। इसीलिए जब पिताजी ने ये कहा कि तुम जाओ मृत्युलोक में, अच्छा पिताजी ने ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा कहा कि मैं तुमको मृत्यु को दे दूंगा, यमराज को दे दूंगा, तब यमराज के पास जाने का जो बालक का आशय होगा वो सिर्फ ये नहीं होगा कि पिता के वचन का पालन करे, किंतु साथ में ये भी होगा कि मृत्यु के परे क्या है, इस प्रश्न का उत्तर यमराज के अलावा और कौन दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि बालक के मन में ये एक इस तरह का जो बालक है उसके मन में ये प्रश्न कहाँ से आ गया कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है, मृत्यु के बाद में फिर क्या आत्मन का अस्तित्व रहता है कि नहीं, मनुष्य का ये जन्म क्या पहला और आखिरी जन्म है, ये जन्म जन्मांतर की जो परंपरा है इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, यह सब जो इतनी छोटी उम्र में इस बालक के मन में ये प्रश्न उठ रहे थे, और जिस साहस से उसने ये यमराज इंद्र को ये प्रश्न करने का साहस किया, इसी को कहते हैं आत्मश्रद्धा। देखिए आत्मश्रद्धा और एरोगेंस, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। आत्मश्रद्धा हमको अपने खुद के डेवलपमेंट की ओर ले जाती है, जबकि एरोगेंस हम जब डेवलप होते हैं दूसरों का शोषण करके अपने को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। ये आध्यात्मिक डेवलपमेंट अर्थात कि स्व के प्रयास से स्व का डेवलपमेंट, स्व का उन्नयन, स्व की प्रगति, और ये जो एरोगेंस है दूसरों के शोषण से अपने आर्थिक उन्नति, उसमें आध्यात्मिकता का कोई नामो निशान ही नहीं है। इसलिए बहुत बार जब स्वामी जी आत्मश्रद्धा की बात करते हैं तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये जो जनरल एरोगेंस हम लोगों में देखते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसी को एक बात घुमा करके स्वामी जी ये कह रहे हैं। और फिर कल हमने ये भी देखा कि एक इंग्लिशमैन में और हमारे में डिफरेंस क्या है। तो इंग्लिशमैन समझता है कि मैं इंग्लिशमैन हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ, ब्रिटिश राज्य पूरे जगत पे छाया हुआ है और इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जबकि हम हिंदू
हम हिंदुओं में इतना सा भी भरोसा नहीं कि हम लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 1000 साल से एक के बाद एक जितने भी आक्रमणकारी आए उन सब ने हमारा शोषण किया है। तो ये हम लोगों में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स प्रवेश कर गया है, एक हीन भाव, एक हीन ग्रंथि बैठ गई है। जबकि उन लोगों में है कि उन लोगों ने इस तरह से कभी डिफीट देखी नहीं। देखिए ब्रिटेन का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप उनको एडमायर किए बिना रह नहीं पाएंगे। उस समय ये एलिजाबेथ, वो जब क्वीन थी, एलिजाबेथ, हाँ वही, तो क्या है कि ऑलमोस्ट 1500 सेंचुरी की बात है, 1500 एडी की बात है, उसके आसपास के ही ये स्पेन और पोर्टुगल थे, वो उस समय के सबसे बड़े ये नेवल पावर्स थे। ज़्यादातर उन्हीं का ये जहाज है, उसके माध्यम से ये सब पूरा चलता था, ये इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह। ब्रिटेन का उतना ये वर्चस्व नहीं था। वो सबसे पहले ये जो सब स्टार्ट हुआ ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि नेदरलैंड वगैरह। तो ये नेदरलैंड है, स्पेन है, पोर्टुगल है, ये बहुत पहले से ही सी फेयरिंग नेशंस रहे हैं, अर्थात कि उनके जहाज टेक्नोलॉजिकली और इतने एडवांस थे, और उनके ये जो खलासी वगैरह जो थे, सेलर्स वगैरह, इतने साहसिक थे कि वो इजीली लंबी यात्रा पे जा सकते थे। इसीलिए वास्को डी गामा न कि कोलंबस, ये देखिए कि ओरिजिनल जिन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, एक्सप्लोरेशन किया, वो वहीं स्पेन और पोर्टुगल से ही आते हैं। तो वो उनका राज्य था, उस समय वर्चस्व था। और ये ब्रिटेन था, एक छोटा सा टापू था, एक छोटा सा आइलैंड था। वहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है और लोगों के भीतर में वैसे तो उत्साह बहुत है, किंतु उस तरह का ये नेवल सुपीरियोरिटी नहीं था। उस समय ये ब्रिटिश जो खलासी जो थे, सेलर्स, वो ज़्यादातर पायरेट हुआ करते थे। क्योंकि क्या है कि ये ज़्यादातर ट्रेड जो है उसके ऊपर में मोनोपोली तो स्पेन पोर्टुगल की थी। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आप उनकी मोनोपोली है यहाँ पे, जैसे कि ये अमेरिका में ये लोग ट्रेड करते हैं, तो ब्रिटिश लोग यदि वहाँ पे ट्रेड करने को जाएंगे तो ये लोग तो उनको मार के भगा देंगे। तो ज़मीन पे तो युद्ध करने की कैपेसिटी नहीं थी, तो ये लोग क्या करेंगे, पायरट थे ज़्यादातर ये ब्रिटिश सेलर जितने भी थे। और फिर ये लोग क्या करेंगे, ये अमेरिका से ये सोना भर करके ये जहाज जब यूरोप वापस आते थे, स्पेन या पोर्टुगल के, तो उसके ऊपर में रेड करेंगे और ये सोना वगैरह लूट लेंगे। ऐसा करके उन्होंने प्रारंभ किया। फिर पता नहीं क्या हुआ, ये स्पेन का ना पोर्टुगल का ही एक राजा बड़ा ही नाराज हो गया। उसने एक पूरा आर्माडा भेजा, बहुत बड़ा एक नेवल टास्क फोर्स आज की लैंग्वेज में कहेंगे, तो ये ब्रिटिश लोगों पे हमला करने के लिए। तो ये गया, ये पूरा जहाज का एक पूरा एक ग्रुप, और जाकर के किंतु जैसे ये ब्रिटेन पे हमला करने का प्रयास करता है, तो वही ये जो जितने भी पायरेट थे छोटे मोटे, वो सब ने मिलकर के, रॉयल ब्रिटिश नेवी थी उसके साथ में, इस तरह का कहर बरसाया इन सब जहाज़ों के ऊपर में कि ज़्यादातर जहाज जो है डूब गए और ब्रिटेन का विजय हुआ। तब से लेकर के ब्रिटेन का ये राइज हुआ है। तो देखिए कि एक इतनी बड़ी महाशक्ति उस समय की, उन्होंने इतनी बड़ी आर्माडा लेकर के ब्रिटेन पे हमला किया, किंतु फिर भी बिना हिम्मत हारे, बिना रोते रोते उनके सामने जाकर के आत्मसमर्पण कर दे कि भाई हम कमज़ोर है, हम पे राज्य करो, हमारी पिटाई मत करना। ऐसा जो सब यहाँ पे जो चलता था, वहाँ पे ऐसा नहीं था। भले ही चाहे कितनी ही बड़ी महासत्ता आए आक्रमण करने के लिए, उन्होंने छोटे होकर के भी उनका सामना किया और विजय प्राप्त किया। तो वी हैव टू एडमायर देम कि उनके भीतर में वो था। किंतु वो क्या था, वो है कि एक हेल्दी अस्मिता थी, एक हेल्दी अस्मिता, एक हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहने से आप जगत में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी टैलेंट है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका करेज है, इस जगत में कार्य करने की आपकी क्षमता है, वर्किंग कैपेसिटी जो है, वर्क कल्चर जो है, इस सबको एक सीरियस बूस्ट आपको मिलता है। तो किंतु ये एक बात समझनी है, कल भी जैसे हमने डिस्कस किया था, आत्मश्रद्धा और ये एक हेल्दी अस्मिता या तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या तो अस्मिता हमको
लोगों के ये बाह्य जगत में कार्यक्षम होना हमको सिखाएगी और बाह्य जगत में अपने सामने एक सक्सेस लेके आएगी। और साथ साथ में ही यदि हम आध्यात्मिक साधना करना चाहे तो हमको एक बुस्ट दे देगी, एक इनिशियल इम्पेटस दे देगी, इतना ये कर लेगी। किंतु फिर आध्यात्मिकता के उच्च सोपान है, उसको यदि सर करना है तो बाहर के जगत का ये कॉन्फिडेंस है वो फिर धीरे धीरे करके अंतराय के रूप में हमारे सामने खड़ा होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा प्रथम और सबसे इम्पोर्टेंट ये रूल है कि अपने ईगो को या तो फिर अपनी अस्मिता को ईश्वर के सामने बलि प्रदत्त कर देना है, बलि के रूप में इसका सेक्रीफाइस कर देना है। तो यही फिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस था जो कि मुझे ये आर्माडा, ये पोर्टुगीज न स्पेनिश आर्माडा के सामने लड़ने के लिए उसने जो मुझे प्रेरणा दी, वही आखिर में वही सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे सामने आध्यात्मिक जगत में जंजीर बन के खड़ा हो जाएगा। वो मुझे इनिशियल पुश देता है किंतु इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद में मुझे अपने को री इन्वेंट करना होगा। देखिए बहुत लोग अपने को री इन्वेंट करते हैं। ये 70s और 80s में इंजीनियरिंग किया है, अभी बाद में देखा 90s में और 2000 में कंप्यूटर आ गए तो उन्होंने अपने से ये कंप्यूटर सीखा, कंप्यूटर के क्लास किए और अपनी जॉब है जहाँ पे अभी कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है तो सक्सेसफुली सेट हो गए। वरना बहुत सारे लोगों की ये 1993 95 उसके आसपास में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। क्योंकि ये 2-3 चीज़ें हो रही है, एक तो ये ग्लोबलाइजेशन भारत में आ गया, उसके बाद में ये डिजिटाइजेशन आ गया, उसके बाद में ये शेयर मार्केट क्रैश हुआ, बहुत सारे लोगों के घर में समस्याएं उस समय खड़ी हुई थी। किंतु जिन लोगों ने अपने को री इन्वेंट किया वे लोग बच गए। नई जनरेशन को भी हमेशा, अभी ये एआई है, अभी जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कल तक ऐसा सोचा जाता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने कर लिया तो आपका एक कंफर्टेबल कैरियर निश्चित है। आज देखिए कि ये एआई है, इतना आसानी से सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है, जनरेट करता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब अभी जा रही है। ये माइक्रोसॉफ्ट है, न कि गूगल है, न कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती थी, उन लोगों ने अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया है, फायर करना शुरू कर दिया है। तो देखिए कि इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोई भी क्षेत्र में आप हो, आपको अपने को कंटिन्यूअस री इन्वेंट करना होगा। एआई के युग में देखिए कि अभी इवन जर्नलिस्ट जो है, लॉयर्स जो है, ये डॉक्टर्स जो है, वे बहुत सारी इस तरह के प्रोफेशन है जो कि अपने को बड़ा ही सिक्योर मानते थे, वह सब अभी खतरे में आ गए हैं। एक जर्नलिस्ट जिस तरह से आर्टिकल लिखेगा, उसकी ये लैंग्वेज स्किल जो होनी चाहिए थी, उससे लाखों गुना ज़्यादा बेटर आर्टिकल लैंग्वेज स्किल एक एआई की है। एक माने एक ही आदमी बैठ करके कुछ पॉइंट एक एआई में लिख दे कि इस पॉइंट डाल करके आर्टिकल बनाना है, तो देखिए कि एआई फटाक करके बना लेगा। हमने उस दिन ये शारदा कोश का देखा, ये नोटबुक एलएम में हमने यदि अपना लिटरेचर एंटर कर दिया है, अभी आप अपने लिटरेचर में से कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे कि एक टॉपिक है कि माँ के जितने भी सेवक थे ग्वालपाड़ा के, उनकी एक कंपोजिट बायोग्राफी हमको लिख करके दो। तो इस तरह का टॉपिक आपको यदि बनाना है, एक प्रबुद्ध भारत या उद्बोधन या वेदांत केसरी के लिए एक आर्टिकल तैयार करना है, तो आपको महीने के महीनों भर तक बैठ करके अपने विभिन्न पुस्तकों में जो माँ के सेवक जो महाराज थे, उनकी कहानियाँ जो बिखरी हुई है, ये अरूपानंद जी है, न कि ये फिर वरदा महाराज है, गौरीश्वरानंद जी महाराज है, ऐसे और भी कितने भी है, उन सभी की कहानियाँ आपको इकट्ठी करके एक विधि ने सिंगल आर्टिकल आपको ये करना पड़ता, सब कंपोज करना पड़ता। एक बिगिनिंग उसका होना चाहिए था, एक मिडल पार्ट होना चाहिए, उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए। वो एक सिस्टमेटिक करने में आपको कितना टाइम जाता। अभी ये आप नोटबुक एलएम में आप एक कमांड डालिए, एक क्वेरी डालिए कि माँ के जितने भी सेवक है तुमको जितना और नाम लिख दीजिए, ये सेवक है,
मैंने और थोड़ा सा उसको आसान हो जाएगा, तो फिर इनका एक बायोग्राफी लिख करके मुझे दे दो, एक आर्टिकल बना दो इनकी बायोग्राफी के रूप में। इतना परफेक्ट आर्टिकल विद इन 1 मिनट बना देगा कि हम साधु लोगों को भी अभी सोचना पड़ेगा कि ये प्रबुद्ध भारत वेदांत केसरी के लिए आर्टिकल हमारे से अच्छा तो ये एआई लिख देता है। यानी कि जो जॉब, जो कि प्रोफेशन बड़े ही सिक्योर थे, उनको भी आपको पूरा री इन्वेंट अपने को करना पड़ेगा यदि आपको भविष्य के मार्केट प्लेस में अपना एक रिलेवेंस रखना है। तो यहाँ पे भी आप यदि एक अस्मिता, हेल्दी अस्मिता से प्रारंभ करें, एक हेल्दी ईगो को लेकर के आप अपना लाइफ प्रारंभ करें, जैसे कि ब्रिटिश मैन के बारे में स्वामी जी कहते हैं, तो यदि इस तरह से प्रारंभ करते हैं तो किंतु थोड़ी ही समय के बाद में आपको अपने को री इन्वेंट करना पड़ेगा। वो हेल्दी ईगो ने आपको इनिशियल बूस्ट तो दे दिया, किंतु इससे ज़्यादा वो आगे नहीं ले जाएगा। इसके बाद में आपको हेल्दी ईगो में से, हेल्दी अस्मिता में से आत्मश्रद्धा की ओर आना पड़ेगा, अपने को री इन्वेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी स्वामी जी भले ही चाहे ब्रिटिश लोगों के बारे में इस तरह से बात करते हो, हमको ये समझना है कि आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास या तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये नचिकेता में आत्मश्रद्धा थी। आत्मश्रद्धा हमको साधना करने में करेज प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। अभी मैं आज सुबह की ही बात करूं, आज मैं मंगल आरती के बाद में से आने से अपने कमरे में आया और बैठ करके थोड़ा सा जप करने का प्रयास किया। अभी थोड़ा आधा घंटा हुआ नहीं है कि नींद आने लगा। उस समय मैंने सोचा कि देखो, आधा घंटा जप करना में तो एटलीस्ट मुझे 20 साल हुआ रामकृष्ण संघ में। इतनी ही देर के बाद में यदि मुझे नींद आ जाती है तो फिर मेरा साधु जीवन किस काम का है। कैसे भी करके और एक आधा घंटा खींच ले बोल करके मैंने और ज़्यादा बैठने का प्रयास किया। तो ये और ज़्यादा आधा घंटा खींच लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो मैं किस तरह से अपने साधु जीवन को मेंटेन कर पाऊंगा। यह जो भीतर में जो स्ट्रगल होती है, और ये तमस की शक्ति है, एक कंटिन्यूअस मुझे नींद की ओर खींच रही है। यहाँ पे सुंदर वातावरण है, सुबह को 5 बजे का ठंडी हवा बह रही है समुंदर की सामने से, और यहाँ पे सुंदर कमरा है जिसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं, तो नेचुरली नींद तो आएगी ही। तो ये तमस की शक्ति मेरी जो कंटिन्यूअस मुझे नींद की ओर खींच रही है, सामने ये सत्व की शक्ति है जो कि मुझे बैठने के लिए प्रेरणा दे रही है। उस समय ये तमस और सत्व का जो द्वंद्व होगा कंटिन्यूअस, उसमें सत्व की विजय हो, तमस की हार हो। वो कैसे? सत्व के पास में ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सा खड्ग है, जैसे कि ठाकुर ने वो माँ काली के हाथ में से खड्ग उठा करके अपना खुद का गला काटने का प्रयास किया। कहा कि प्रयास क्या, गला काटने ही वाले थे, कहा यदि तुम दर्शन नहीं दोगी तो अपना ही गला काट दूंगा। तो वो करेज कहाँ से आता है, वो साहस कहाँ से आता है, वो शक्ति कहाँ से आती है? तो वो शक्ति आती है आत्मश्रद्धा से। देखिए कि भारत के जितने भी साधक हैं, सभी के जीवन में आपको आत्मश्रद्धा देखने को मिलेगी। इवन जिन लोगों के भीतर में ये वैष्णव दीनहीन भाव है, उनके भीतर में भी यदि आप एक लेवल से ऊपर पहुंच गए हैं, क्योंकि क्या है देखिए, ये चाहे आप अद्वैत की साधना करते हो न कि द्वैत की साधना करते हो, एक चीज हमको हमेशा याद रखनी है, और वो क्या है कि इंद्रियों का संयम किए बिना, तमस के सामने लड़े बिना हम आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमको एकदम स्पष्ट रूप से ख्याल में रखना है। तो अभी ये प्रश्न होगा कि इंद्रियों का आकर्षण, जब ये तमस की शक्ति हमारे मन के ऊपर में एकदम हावी हो जाती है, तो उस समय हम कैसे अपने को बचाएंगे? वो चाहे वैष्णव हो, चाहे जितना ही दीनहीन भाव हो उसका, न ही चाहे वो अद्वैत वेदांत को फॉलो करता हो, न कि चाहे वो इवन अजातवाद को फॉलो करता हो, कोई भी पंथा हो आपका, वो चाहे क्रिश्चियन हो, न कि मुस्लिम हो, न कि जैन हो, न कि बौद्ध हो, इंद्रियों का संयम करना कोई भी धर्म का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। तो यदि आप उस अपने जो धर्म है उस धर्म में आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ना प्रयास करेंगे,
तो इंद्रियों के साथ में तो युद्ध करना ही होगा। इंद्रियों के जो आकर्षण है उसके सामने आपको जूझना ही होगा, आपको विजय प्राप्त करनी ही होगी। तो आत्मश्रद्धा आपको ये विजय प्राप्त करने में सहाय करती है। आत्मश्रद्धा आपको ये वेपन देती है, ये करेज देती है कि इंद्रियों के सामने लड़े। तो देखिए कि आत्मविश्वास, या तो जिनको हम जनरली एरोगेंस या तो एक हेल्दी अस्मिता कहेंगे, वो हमको बाहर की चैलेंज के सामने लड़ने के लिए वो एक शक्ति देंगे। अब जैसे ब्रिटिश का ही है कि इतनी बड़ी स्पेनिश आर्माडा आ रही है, इसके सामने आपको लड़ना है। बहुत ही कम संख्या में अल्पसंख्यक आपकी ये बोट वगैरह थी, युद्ध जहाज थे, इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ करेज के बहाने, सिर्फ करेज के आधार पर, साहस के माध्यम से आपने ये युद्ध कर लिया। ये ब्रिटिश लोगों की और एक कहानी है, ये अफगानिस्तान की कहानी है। अफगानिस्तान में एक किला था। वैसे तो अफगानिस्तान में ये मार खा के आए थे, किंतु इनका साहस बड़ा था। देखिए साहस की कहानी कैसी जाती है कि एक किला है, किले में उसका जो दरवाज़ा है वो बड़ा ही हेवीली फोर्टिफाइड है, यानी कि बहुत सारे ये जितने भी सैनिक है, जितना भी उनके अस्त्र शस्त्र है, सब ये दरवाजे के सामने तैनात है। वो भी इतनी बड़ी पहाड़ी उठ करके आप इस दरवाजे के सामने जाएंगे तो, और ये जो सामने से अटैक करेंगे तो आपका तो मृत्यु निश्चित है, डिफीट निश्चित है। तो किया जाए? तो उस समय ये जो वहाँ का वो जो ब्रिटिश कमांडर था, उसने क्या सोचा कि पीछे से यदि इस किले पे हमला करे तो कैसा होगा। किले के पीछे का भाग जो है वहाँ पे इतना ये प्रोटेक्शन या तो फिर इतने ये अस्त्र शस्त्र तैनात नहीं है। किंतु फिर प्रश्न ये है, और ये अफगान लोग भी तो चालाक है ना, उनको तो इतनी तो स्ट्रेटेजी समझ में आती है कि ये जो फ्रंट डोर है बड़ा हेवीली फोर्टिफाई किया है, बैक डोर को खुला छोड़ दिया है, तो वे लोग तो बैक डोर से आ जाएंगे। किंतु वे लोग बड़े निश्चिंत थे। क्यों? क्योंकि पीछे का भाग जो है किले का वो सीधी उठान थी ये पहाड़ी के ऊपर में, कोई भी उसको वो ये नहीं कर सकता है, क्लाइंब नहीं कर सकता है, इतनी सीधी ये उठान थी। तो अभी ये अफगानिस्तान वाले सोचते हैं, अफगान ये जो सोल्जर थे, कि पीछे से तो कोई इतनी ये जो माने सीधी ये जो ये पहाड़ी है उस पे उठना तो असंभव है, यानी कि ब्रिटिश लोगों को यदि आना होगा तो सामने से ही आएंगे, जहाँ पे चढ़ाई जो है आसान है, तो वो सामने से आएंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। ऑन दी अदर हैंड ये ब्रिटिश कमांडर ने ठीक किया कि पीछे से अटैक करेंगे, पीछे से सोल्जर भेजेंगे। किंतु ये जो स्ट्रेट क्लाइंब है वो कौन कर पाएगा? तो फिर वो उसने एक पूरा टीम तैयार किया सोल्जर्स का, और इन्होंने चढ़ना शुरू किया। ये वो एक पूरी कहानी है कि कितना डिफिकल्ट क्लाइंब है ये, सीधा ऊपर उठना वो पहाड़ की चोट के ऊपर में, चोटी के ऊपर में, शिखर के ऊपर में। वो जिन्होंने ये पहाड़ ये जो क्लाइंबिंग वगैरह किया होगा, ये वही लोग समझ पाएंगे। तो ये सीधी उठान से उठ करके ये ब्रिटिश सोल्जर पीछे गए किले के, और वहां से हमला किया। ये अफगान लोग इतने आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वहां से कोई दुश्मन इतने ऊपर उठ करके आ सकता है। तो देखिए वो तो एक साहस है, सीधा आपको ऊपर में उठना, कितना प्रचंड आपको परिश्रम लगेगा, आपका जो अंग प्रत्यंग है कितना टूटना शुरू हो जाएगा, कितना कष्ट होगा, और उसके बावजूद एक करेज बना करके आपको कंटिन्यूअसली उठते रहना इस पहाड़ के शिखर तक, वो कितना बड़ा एक साहस चाहिए, कितना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। तो स्वामी जी उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं जब स्वामी जी ये कहते हैं कि एक इंग्लिशमैन को पता है कि वो इंग्लिशमैन है और वो जो चाहे वो कर सकता है, ये स्पेनिश आर्माडा का भी मुकाबला कर सकता है, और सीधी चढ़ाई वाले जो शिखर है वहाँ पे भी चढ़ करके दुश्मनों को मार सकता है, ये कॉन्फिडेंस उनमें है। किंतु यहाँ पे हमको अगेन ये नचिकेता का जो आत्मश्रद्धा है और इनकी ये जो करेज है, इसमें ये डिफरेंस एकदम पक्का समझना है। ये जितने भी सोल्जर, मैं इन जनरल नहीं कहूँगा, किंतु ज़्यादातर सोल्जर को देखेंगे ये करेज तो होता है दुश्मन को सामना करने का। ये युद्ध के मैदान में सामने से कंटिन्यूअस ये गोला बारूद अपने पे आ रहा है, उसके सामने मृत्यु के मुंह में जाकर के ये उस अपने दुश्मनों का मुकाबला करने का। किंतु भीतर में जब इंद्रियों का मुकाबला, इंद्रियों का आकर्षण है, ये काम कांचन का आकर्षण है, काम क्रोध मद लोभ मोह का
जब हमारे पे आवेश हो जाता है तब उसके सामने लड़ने के लिए इनके पास में कोई हथियार नहीं होता, इनके पास में कोई टेक्निक नहीं होती। तो ये आत्मश्रद्धा हमको इसके सामने भीतर के शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए शक्ति देते हैं। जबकि ये एक सोल्जर का करेज या तो इंग्लिश मैन का जो करेज है वो बाहर के दुश्मनों के सामने लड़ने के लिए करेज देते हैं। सो ये एक बड़ा डिफरेंस हमको याद रखना है। क्या कहते हैं स्वामी जी? वी हैव बिकम वीक एंड दैट इज व्हाई ओकल्टिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म कम टू अस, दोस क्रिपी थिंग्स, दिस क्रिपी थिंग्स। अर्थात कि हमारी जब मानसिक कमजोरी हमको असहाय कर दे, हमारे मन में एक अधम भावना से हमको ग्रस्त कर दे, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे मन पे सवार हो जाए, तब ये ओकल्टिसिज्म और मिस्टिसिज्म हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। ये घिनौनी चीज़ें हमारे जीवन में प्रवेश करती है। क्योंकि क्या है कि इस तरह के आदमी के पास में ना ही ये इंद्रियों के आक्रमण के सामना करने की कोई शक्ति है, ना ही बाहर के शत्रुओं का आक्रमण करने की कोई शक्ति। ये हमारी परिस्थिति इस तरह की हो गई थी, दोनों ओर से हम मार खा रहे थे। बाहर के जगत में भी हम ब्रिटिश लोगों के गुलाम थे और भीतर के जगत में तमस के गुलाम हो गए थे, इंद्रियों के गुलाम हो गए थे, काम कांचन के गुलाम हो गए थे। तो फिर अब ये गुलामी की बात जो है हमको चुभती तो है, भले ही चाहे हम लोग मुंह से कुछ न बोले। तो इससे मुकाबला कैसे करेंगे? आत्मश्रद्धा तो है नहीं, करेज तो है नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है नहीं। तो फिर ये जितना ही ओकल्टिसिज्म है, मिस्टिसिज्म है, उसमें जाने का प्रयास करेंगे। देयर में बी ग्रेन्स ऑफ ट्रूथ इन देम बट दे हैव नियरली डिस्ट्रॉयड अस। उनमें सत्य का कोई न कोई अंश होगा शायद, किंतु इस तरह की बातों ने, इस तरह के पथ ने, इस तरह की विधियों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। कल हमने माँ की बात देखी कि किस तरह से माँ भी इस तरह से तांत्रिक लोगों पे कुछ अधिक विश्वास रखती थी। किंतु ये बात हमको समझना है कि माँ के भीतर में जो आत्मश्रद्धा थी इतनी प्रचंड थी कि भीतर का जो तमस है उसको संपूर्ण रूप से उसका विनाश करके रखा था। तो ये दुर्गा की तरह है भीतर में, बाहर में बालिका की तरह है। तो माँ के लिए यह सब शोभा देता है। हम लोग भीतर में भी कमजोर है, बाहर में भी कमजोर है। हम लोग यदि यह सब पालन करने को जाएंगे, ये विधि विधान तंत्र फंत्र में जाएंगे, तो हमारा सर्वनाश ही होगा। हाँ, माँ की तरह आत्मश्रद्धा डेवलप कीजिए। माँ कहते हैं प्रतिदिन 10,000 जप करो, देखो कैसे मन को शांति नहीं मिलती है। वो लोग सब आकर के माँ के सामने रोते हैं, कहते हैं माँ शांति नहीं मिल रही है, मन की शांति चाहिए। माँ फटाक करके उत्तर देती है, रोज 10,000 जप करो, देखो शांति कैसे नहीं मिलती है। तो हमारे में भी यदि हम 10,000 जप कर सकते हैं, इंद्रियों के आकर्षण पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर करो ना, चाहे जितना तंत्र फंत्र करना है, कौन आपको रोकता है। किंतु बिकॉज कि हमारी इंद्रियों पे संयम नहीं है, रोज 10,000 जप करने की क्षमता नहीं है, और फिर हम तंत्र फंत्र में जाएंगे, किसी तांत्रिक के पल्ले में पड़ेंगे, तो हमारा सर्वनाश ही होगा। What we want are muscles of iron and nerves of steel। क्या हमें चाहिए? मसल्स ऑफ आयरन, अर्थात कि लोहे की मांसपेशियां, और ये स्टील की नर्व्स, अर्थात कि ये जो अपनी नर्वस सिस्टम है वो स्टील की बनी होनी चाहिए। वी हैव वेप्ट लॉन्ग इनफ, बहुत रोना धोना कर लिया हमने। नो मोर विपिंग बट स्टैंड ऑन योर फीट एंड बी मैन। और रोना धोना नहीं, अपने पैरों पे खड़े रहो और मर्द बनो। इट इज अ मैन मेकिंग रिलीजन दैट वी वांट। मनुष्य का निर्माण करे, इस तरह का धर्म चाहिए। मर्दानगी प्रकट करे, इस तरह का धर्म चाहिए। महावीर में विश्वास हो, महावीर जैसा तेज प्रकट हो, इस तरह का धर्म चाहिए। महादेव जैसी शक्ति प्रकट हो, इस तरह का धर्म चाहिए। इट इज अ मैन मेकिंग रिलीजन दैट वी वांट। इट इज मैन मेकिंग थियरीज दैट वी वांट। इट इज मैन मेकिंग एजुकेशन ऑल अराउंड दैट वी वांट। ये मनुष्यत्व दे, मर्दानगी दे, साहस दे, करेज दे। और ये करेज, साहस, मर्दानगी ये ब्रिटिश लोगों की अर्थ में नहीं,
आगे ब्रिटिशों की तरह उन्होंने पूरे विश्व पे एक राज्य किया, पूरे विश्व पे साम्राज्य स्थापित किया, तो हम लोग अपना एक साम्राज्य स्थापित करेंगे भारत का, इस अर्थ में नहीं, किंतु हमारे भीतर के ये जो शत्रु है, षड रिपु जो है, हमारे भीतर के ये काम कांचन है, हमारे भीतर में ये पंचक्लेश है, अष्ट रिपु है, उसका सामना करने के लिए जो शक्ति चाहिए, उसका सामना करने के लिए जो करेज चाहिए, जो मर्दानगी चाहिए, वो देने वाला धर्म हमको चाहिए, वो देने वाली थियरीज और फिलोसॉफी हमको चाहिए, वो देने वाली शिक्षण पद्धति हमको चाहिए। आज की शिक्षण पद्धति के बारे में अभी हम क्या कहेंगे? स्वामी जी ने इतना सब कुछ हम कह के गए हैं हमको, इसके बावजूद आप देखेंगे कि रट करके पास हो जाओ, यही एक चीज सिखाता है हमारा एजुकेशन। कहाँ योग, वेदांत और मेडिटेशन को हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए था, तो वो नहीं हो करके एक धर्म का मिस इंटरप्रिटेशन एक फ्रीडम प्राप्त होने के बाद में हमने कर लिया। ये नेहरू का जो ये सेक्युलरिज्म है, उसने हमको फ़ायदा तो कुछ कुछ पहुंचाया, इस अर्थ में कि हम लोग धर्म जनूनी नहीं हो गए, जिस तरह से पाकिस्तान हो गया है, जिस तरह का आज का बांग्लादेश होने को जा रहा है, उस तरह का धर्म जनून तो वैसे हमारे पे नहीं सवार हो गया, किंतु साथ साथ में ही एक जो पोटेंशियल हमारा था उस समय, इमीडिएटली आफ्टर फ्रीडम प्राप्त करने के बाद में, ये जो विक्रम साराभाई है, होमी भाभा है, इस तरह के जो बेस्ट साइंटिस्ट जहाँ पे अवेलेबल थे, ये रामकृष्ण मिशन जैसी आध्यात्मिक धार्मिक संस्था वहाँ पे थी, ये जो बेस्ट इन एवरी फील्ड, ये कॉस्मोलॉजी कहो, एस्ट्रोनॉमी कहो, न कि आप चाहे फिजिक्स कहो, एटॉमिक साइंस कहो, न कि आर्ट्स एंड कल्चर कहो, सभी क्षेत्रों में अपने पास में सम ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट अवेलेबल थे, बेस्ट आर्टिस्ट अवेलेबल थे, बेस्ट क्रिएटर्स अवेलेबल थे आज की लैंग्वेज में। तो इसके बावजूद ये जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट थी हमारे सामने, उसको लिवरेज करने की बजाय हम लोग एक तरह के सूडो सेक्युलर सोशलिज्म में प्रवेश कर गए, और उसने 50 साल तक, 60 साल तक हमारे प्रोग्रेस को बिल्कुल जैसे कि ख़त्म करके रख दिया है। अभी ये पिछले 15-20 साल में, ये 93 में ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, वो भी करना क्यों पड़ा था? क्योंकि ये फॉरेक्स रिजर्व ख़त्म हो गया था, ये अपने सर के ऊपर में ये जो डेट जो है उसका पहाड़ बैठ गया था। अभी यदि आप लिबरलाइज नहीं करेंगे तो हमको लोन नहीं मिलेगा, ऐसा कंडीशन इन लोगों ने जब रखा, तब कहीं जाकर के जोर जबरदस्ती अपने को लिबरलाइज करना पड़ा। और इवन टुडे आप देखिए कि जिसको कि एक इकोनॉमिक सिचुएशन है भारत की, वो कोई हेल्दी नहीं है, 1000 तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि क्रिएटिविटी को ऊपर आने से रोकते हैं। तो देखिए कि भारत की जो दुरावस्था है, किस तरह का ये सेक्युलरिज्म सोशलिज्म में हम घुस गए। किंतु यदि ये स्वामी जी के उपदेश को समझ करके ठीक ठीक वेदांत और योग के ट्विन फाउंडेशन के ऊपर में भारत का एजुकेशन, भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भारत की इकोनॉमी, भारत का ये जो गवर्निंग सिस्टम, भारत का पॉलिटिक्स, उसको यदि स्थापित किया होता तो आज हम कितने आगे बढ़ जाते। वो नहीं करके हमने एक गलत धारणा अपने मन में बिठा दी कि हम गरीब देश हैं, गरीब देशों को स्पेस प्रोग्राम में पैसा खर्च करने का कोई प्रयोजन नहीं है, गरीब देश को ये एटॉमिक एनर्जी में पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, गरीब देश को ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने की आवश्यकता नहीं है, गरीब देश को ये माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, गरीब देश को ये यूनिवर्सिटी में R&D बजट जो होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। गरीब देश को क्या करना है? तो गरीब लोगों को फ्री में सब कुछ बांटना है, फ्री में ये अनाज बांटो, फ्री में ये फर्टिलाइज़र बांटो, फ्री में ये बांटो, फ्री में वो बांटो, फ्री में बांट करके सामने वोट लो। ये एक मेंटालिटी जो प्रवेश की है, भिक्षा देख करके वोट देना लेना, ये भिक्षा दो वोट लो, इस पूरी मेंटालिटी ने हमको पूरा खत्म करके रख दिया है। हमेशा के लिए हमने अपने मन में वो जो दीनहीन भाव जिसको स्वामी जी भगाना चाहते थे, वही दीनहीन भाव को जैसे कि हमने
अपना गवर्निंग पॉलिसी बना लिया है। तो इससे परिस्थिति ये हुई, जैसे स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि बेस्ट फिलोसॉफी इन द वर्ल्ड अद्वैत वेदांत हमारे सामने है, हाईएस्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल अटेनमेंट, और उसका जो वर्स्ट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी यही भारत में ही है। तो ये अद्वैत वेदांत एक और है, ठाकुर माँ स्वामी जी एक और है। इनके बावजूद हम लोगों ने पिछले जो आफ्टर फ्रीडम जो किया है उसको देख करके मन में निराशा और हताशा के अलावा और कुछ नहीं आता। तो जो भी है, अभी स्वामी जी ने तो कहा है कि मेरा मिशन 1500 साल तक चलने वाला है, अभी तो 150 साल ही हुए हैं, लेट अस सी कि और बाकी के समय में क्या होता है। किंतु स्वामी जी का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, मैन मेकिंग, इट इज अ मैन मेकिंग रिलीजन दैट वी वांट, इट इज मैन मेकिंग थियरीज दैट वी वांट, इट इज मैन मेकिंग एजुकेशन ऑल अराउंड that we want. Make your nerves strong. What we want are muscles of iron and nerves of steel. अगेन यहाँ पे एक बात बड़ी स्पष्ट समझने की जरूरत है। ये मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील का ये अर्थ नहीं कि हम बड़े ही पावरफुल योद्धा तैयार करें और इस योद्धाओं को दुश्मनों पे आक्रमण करने के लिए भेजे, या तो फिर कमजोर देशों की धन संपत्ति है उसको हरण करने के लिए भेजे। ये राक्षसी शक्ति नहीं है, ये दैवी शक्ति है। ये दैवी शक्ति का एक ही इस्तेमाल होता है लोगों के रक्षण करने के लिए। देखिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। विश्व में हमेशा एक ऐसा होता है, खास करके आप देखिए कि रोम जब अपने एक चरम उपलब्धि पे था, चरम शिखर पे था अपनी उपलब्धि के, अपनी अटेनमेंट्स के, उस समय क्या था, एक पेक्स रोमाना बोल करके था कि अर्थात कि रोम के द्वारा स्थापित शांति, अर्थात कि रोमन साम्राज्य अपने अंडर में जितने भी देश आते हैं, छोटी मोटी लोकालिटीज जो भी आता है, किंगडम आते हैं, उनको आपस में युद्ध नहीं करने देगा। वो भले ही चाहे एक बंदर और दो बिल्लियों वाली कहानी हो, ये बंदर भले ही चाहे बिल्लियों का शोषण करता हो, किंतु एक तरह की शांति, एक तरह का लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करके रखा था, बोल करके कॉमर्स जो है, ये ट्रेडिंग जो है वो पूरा फ्लो होता रहे। दुनिया में यदि प्रोग्रेस होना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर के बिना प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। राजा का कार्य क्या है, ये जो जितने भी हाईवेज है, जितने भी वाटरवेज है, उस सब की रक्षा करे। ये डाकू है, ये लुटेरे हैं, उनसे प्रजा को बचाए। ये जो ट्रेड और ये कॉमर्स जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार चलते रहे, कोई किसी का शोषण न करे, यह सब मेंटेन करने का राजा का कार्य है। इसीलिए जब राज्य में लॉ एंड ऑर्डर होता है तब ये राज्य बड़ा ही प्रोस्पेरस होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री बड़ा ही अच्छे से कार्य करता है। जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ पे कॉमर्स नहीं ठीक से काम करता, ट्रेडिंग नहीं काम करता, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री सब कुछ तबाह हो जाता है। और इसीलिए भले ही अभी एक कॉन्सेप्ट है कि अपने देश के भीतर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, जो कि बहुत सारे देश करते भी है, किंतु एक कॉन्सेप्ट है कि इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। तो एक महासत्ता एक होती है जो कि अपने अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। दो देश जब युद्ध करेंगे तो इमीडिएटली ये लोग पहुंच जाएंगे, भले ही चाहे अपना ये कमीशन वसूल करे, किंतु ये युद्ध को अटकाएंगे। क्योंकि युद्ध होता है, स्ट्राइफ होती है, सिविल वॉर होती है, टेररिज्म होता है, किसी के हित में नहीं है। वो हमेशा ये ट्रेड को हिंडर करता है, ये जो कॉमर्स है उसका ये सत्यानाश करता है। तो अभी सबको प्रोस्पेरस होना है, सबको धनी होना है, तो सबको युद्ध अटकाना है। तो ये पहले तो था पेक्स रोमाना एक था, फिर ये नेपोलियन ने प्रयास किया, एक होली रोमन एम्पायर हुआ यूरोप में। उसके बाद में नेपोलियन ने प्रयास किया कि आप पूरे यूरोप पे अपनी सत्ता जमा करके, भले ही चाहे उसको धन प्राप्ति होती रहे, किंतु यूरोप में अदरवाइज जो छोटे मोटे लोकालिटीज़ है वो आपस में युद्ध करते हैं, वो सब अटक जाए। और अभी उसके बाद में ये पेक्स ब्रिटानिका, ब्रिटेन का पूरे ग्लोब के ऊपर में इस तरह का कंट्रोल था कि ये जो वाटरवेज है, इंटरनेशनल वाटरवेज, उस पर ये जो पायरेट्स जो होते हैं वो सभी पे हमला करते हैं। वो जितने भी कॉमर्शियल जहाज है, शिपिंग इंडस्ट्री है,
उसको वो क्रिपल करने का ट्राई करते हैं। तो ये ब्रिटिश रॉयल नेवी थी जो कि ओपन सीज को प्रोटेक्ट करके रखती थी। तो वो एक समय था। अभी है पैक्स अमेरिकाना, माने अमेरिका जो है ये ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ग्लोबल लॉ एंड ये ऑर्डर मेंटेन करता है। अभी स्वामी जी कहते हैं मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। इसका क्या अर्थ है? अमेरिका जो अभी तक एक ग्लोबल एक जज के रूप में था, ग्लोबल पीस मेकर के रूप में था, एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर था, आज हम सबको पता है कि अभी ये वो अमेरिका नहीं रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रारंभ करके 1945 से प्रारंभ करके 2025 ये पैक्स अमेरिकाना यहाँ तक चला। अभी से आगे देखेंगे कि धीरे धीरे करके अमेरिका अपना ये जो रोल है पूरे ग्लोब में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वहाँ से वो रिट्रीट हो रहा है। अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फिश हो रहा है। तो फिर ये जो गैप खड़ी होती है पूरी पृथ्वी पे शांति स्थापित करने की, वो कौन करेगा? यदि चाइना के हाथ में ये चला गया तो देखिए कि उसका सबसे बड़ा नुकसान ये छोटे मोटे जो कंट्री है उन्हीं का ही होगा। चाइना का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, डेट ट्रैप वगैरह करता है और भारत के सामने उसकी बड़ी ये पता नहीं कहाँ से उसके मन में ये दुश्मनावट खड़ी हो गई है। तो जो भी है ये रोल हमको फुलफिल करना होगा। स्वामी जी कहते हैं इंडिया मस्ट कॉन्कर द वर्ल्ड बट नॉट विद द आर्मीज बट विथ अवर स्पिरिचुअलिटी। जिस तरह से क्रिश्चियनिटी पूरे विश्व में फैला और जहाँ जहाँ पे भी गया शांति और प्रेम का संदेश फैलाने का प्रयास किया, जिस तरह से बुद्धिज्म पूरे विश्व में फैला, इसी तरह से हिंदू धर्म को भी, और मैं हिंदू धर्म नहीं कह के स्वामी जी जो प्रिफर करते थे वेदांत को पूरे विश्व में फैलना होगा और वेदांत के पीछे भारतीय शक्ति को खड़ी रहना होगा। ये पैक्स वेदांता, ये समय अभी इस विश्व में आ गया है। ये पैक्स वेदांता ये जो है पूरे विश्व में शांति स्थापित करेगा। जहाँ जहाँ पे भी युद्ध हो रहा है, जहाँ जहाँ पे भी लोग बेचारे सफ़र कर रहे हैं, उन सबको जाकर के सहाय पहुँचानी होगी, प्रेम का संदेश देना होगा। स्वामी जी कहते हैं आई एक्सपेक्ट नथिंग लेस फ्रॉम इंडिया। पूरे विश्व पे विजय प्राप्त करना है बट नॉट विद द आर्मीज बट विद द पावर ऑफ वेदांता। दिस इज नाउ द टाइम फॉर पैक्स वेदांता। इसलिए यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। इस अर्थ में नहीं कि कमजोर लोगों का शोषण करे, किंतु इस अर्थ में कि जहाँ जहाँ पे भी गरीबी है, जहाँ जहाँ सफरिंग है, वहाँ वहाँ जाकर के हम शांति, सहाय और प्रेम बांटे। इस अर्थ में यहाँ पे स्वामी जी ने कहा है वी हैव वेप्ट लॉन्ग इनफ, नो मोर विपिंग। बहुत रो लिया, अभी रोना धोना नहीं चलेगा। मैं गरीब हूँ, मुझे ये सब नहीं मिलेगा फ्री में सब कुछ, तो मेरा क्या होगा? यह सब रोना धोना छोड़ो, अपने पैरों पे खड़े हो, स्टैंड ऑन योर फीट and be man. It is a man making religion that we want, man making theories that we want, man making education all around that we want. Okay. तो आज यहीं तक, अभी कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? ना, इसको कोल्ड चेन बोलते हैं। वो वैक्सीन जो होता है ना, वो वहाँ पे जो फ्रीजर में रखा होता है, वो रांची में हमने वो कोल्ड चेन बनाया था। ठीक किया कि वैक्सीन इस दिन को देना है, तो वो फ्रीजर में से जैसे निकालेंगे हमारा गाड़ी पहुँच जाएगा वो कोल्ड बॉक्स लेकर के, आइस बॉक्स लेके, उसमें वैक्सीन रखना है। अभी आइस बॉक्स का इतना 2 घंटे में पहुँचना चाहिए एंड पर्सन तक। तो हमने गाड़ी, रूट, फिर विलेज, ऐसा सब किया था। 1 महीना बैठ के प्लान किया था। एक ही दिन में हमने 15-20 हज़ार लोगों को तो वैक्सीन पहुंचाया था। इसको कोल्ड चेन एस्टेब्लिश करना तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, वी वर द पार्टनर। तो यू आर परफेक्टली राइट। ये अपने साथ में ये पहले देखिए 70s में ये सेकुलरिज्म घुसा एक बिना मतलब का, और ये 90s में ना ये मंडल कमंडल घुस गए। तो मतलब एक जो एस्पिरेशनल एक होना चाहिए।
अब मोदी ने प्रयास तो किया है, किंतु आपने जैसे कि ठीक ही कहा कि ये सब प्रयास है ना, जैसे कि लग रहा है ऊपर से बिठा दे रहा है, अब भीतर में से वो नहीं आ रहा। दूसरा क्या है पता है, इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है टैलेंट पाइपलाइन। माने आदमी में टैलेंट है, उसको अब जैसे देखिए ना, ज़्यादातर पार्टीज में नेपोटिज्म है। जब फादर ने पार्टी एस्टेब्लिश किया, उसका लड़का उसका मालिक बन के बैठ जाएगा। इतनी भी पार्टीज है, सब जगह पे नेपोटिज्म है। एक बीजेपी में, आरएसएस में एक है कि एक टैलेंट पाइपलाइन है, किंतु दिस इज अ रेयर फिनोमिना। ज़्यादातर जगह पे, सब जगह पे नेपोटिज्म, सब जगह पे आपका टॉप लेवल जो है ब्लॉक करके बिठा दिया है। क्यों? ये सुंदर पिचाई। और देखिए, एक समय था, आई यूज टू फील वेरी प्राउड, आपने उसकी बात की ना सुंदर पिचाई की और सत्य नाडेला की, कि अमेरिका में जाकर के ये लोग टॉप मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हो गए हैं। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मैंने उस समय में बहुत प्राउड फील कर रहा था, तो फिर ये गुब्बारे में जैसा पंचर मारता है ना, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो उसमें एग्जैक्टली यही टॉपिक डिस्कस कर रहा है कि हम लोग देखते हैं कि इंडियन इंजीनियर है टॉप लेवल पे अमेरिका में पहुंचते, किंतु चाइनीज़ इंजीनियर नहीं पहुंचते। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? उसमें एनालिसिस किया है, मैंने बहुत अच्छा एनालिसिस है, हवा हवा में नहीं, प्रॉपर एनालिसिस करके प्रूव करता है कि चाइना में आपकी टैलेंट को मैनिफेस्ट करने का, अप्लाई करने का स्कोप है। इसलिए जैक मा वगैरह जितने भी टॉप लेवल के इंजीनियर है, वो अपने ही देश में बैठ कर के अलीबाबा है, टेंसेंट है, हुआवेई है, उस तरह बीवाईडी है, इस तरह की एकदम कंप्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंडिया में वो टैलेंट पाइपलाइन ही नहीं है, बोल करके आपको यदि कुछ करना होगा तो आपको विदेश में ही जाना होगा। सो ये पढ़ करके पूरा ये गुब्बारे में से हवा निकल गई है। मैंने यदि देखिए कि ये सुंदर पिचाई इंडिया में रहता तो व्हाट ही कुड नॉट हैव डन, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए वहां पे जाना पड़ रहा है। अभी अमेरिका इज टेकिंग बेनिफिट ऑफ हिम रेदर देन अस। सो दिस इज अ मैटर ऑफ शेम कि अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनी के टॉप पे इंडियन इंजीनियर बैठे हैं। इंडियन को वहां पे जाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? यहाँ पे बीवाईडी क्यों नहीं है? अपने यहाँ पे टेस्ला क्यों नहीं है? अपने यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्यों नहीं है? अपने यहाँ पे अलीबाबा क्यों नहीं है? वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टॉप टैलेंट यहाँ पे किसी काम का ही नहीं है। ये जो हमारे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है पता है? अमेरिका में जो इलीगल क्रॉसिंग जो चलता है, नंबर 2 पे इंडियंस है, नंबर 1 पे मैक्सिकन्स है, वो तो पास में ही रहते हैं, तो वो तो इलीगल क्रॉसिंग करेंगे। नंबर 2 पे इंडियंस है, यहाँ से वहाँ तक की यात्रा करके इलीगल क्रॉसिंग करने का ट्राई कर रहे हैं, इतने सारे हैं। अब सोच ली, देखिए इसका इसका यदि एक सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है, आई मीन नॉट इन अ स्पिरिचुअल वे, स्पिरिचुअलिटी इज अ बेड रॉक, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, बट गोइंग फर्दर कि स्वामी जी के आइडियाज पे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बने, तो दैट विल बी ए वेरी पावरफुल सॉल्यूशन। कि अब जैसे देखिए, हम लोग हमेशा पॉलिटिक्स में जाने को कतराते हैं, स्वामी जी ने तो स्पष्ट मना किया है, किंतु जिस तरह से निवेदिता ने उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में वार्तालाप किया, ठाकुर माँ स्वामी जी का मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया, मुझे ऐसा नहीं लगता निवेदिता और स्वामी जी का जो रिलेशन था कि स्वामी जी के आशीर्वाद बिना निवेदिता ने ये किया हो। स्वामी जी स्पष्ट रूप से चाहते थे कि ये मैसेज फ्रंट रो में जितने भी फ्रंट, ये जो लाइन में जितने भी लीडर्स है, वहां तक ये मैसेज जाए, वेदांत का, आत्मश्रद्धा का, आत्मनिष्ठा का। किंतु नेचुरली रामकृष्ण मिशन नहीं करेगा, तो समवन हु इज ट्रेन्ड बाय रामकृष्ण मिशन, एक इस तरह का पर्सनालिटी जिसको कि सभी रिस्पेक्ट करते हो, एंड इट्स परफेक्टली 100% ग्राउंडेड विद इन रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा, ही कैन और शी कैन स्प्रेड दिस मैसेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि निवेदिता ने स्वामी जी के आशीर्वाद लेकर के ही यह सब कुछ किया होगा। टुडे ऑल्सो इफ सम पीपल इंस्पायर्ड बाय स्वामी जी आइडियोलॉजी एक नया पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश करे विच इज 100% ग्राउंडेड विद इन रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर। देखिए कि रामकृष्ण मिशन के जितने भी साधु हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में ये दोनों का रिकन्सिलिएशन करके रखा है। हम लोग कर्म भी करते हैं और जब ध्यान भी करते हैं, सो इट्स नॉट ए दैट डिफिकल्ट ए प्रपोजिशन। और किंतु ये बात है कि अपनी कैपेसिटी कहाँ तक जाती है, अपना ओरिएंटेशन क्या है। अब जैसे आरएसएस या विवेकानंद केंद्र, इनको आप देखेंगे स्वामी जी को लेते हैं, ठाकुर माँ को नहीं लेंगे। सो वेरी गुड, टू टेक स्वामी जी डज नॉट मैटर, इसमें गलत कुछ नहीं है। फिर अब जैसे है कि बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं जो कि वेदांत है, भक्ति है, उसके ऊपर में कार्य करेगी, किंतु ये कर्मयोग वगैरह, ये पेट्रियोटिज्म, उसमें वो नहीं जाते हैं। डज नॉट मैटर, आप उसमें भी जाइए, चलिए। रिकन्सिलिएशन इज नॉट समथिंग विच इज
एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अस टू डेवलप इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। क्योंकि हजारों हजारों सालों से जो लोग अद्वैत साधना कर रहे हैं उन्होंने अद्वैत को ही फॉलो किया है, जिन्होंने भक्ति साधना की है उन्होंने भक्ति को ही फॉलो किया है और उसमें वो सिद्धि भी प्राप्त की है। ये जो हार्मनी ऑफ फोर योगास या तो फिर हार्मनी ऑफ ठाकुरमा स्वामी जी, दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर अस टू प्रोग्रेस अहेड। अब मैं अपने खुद के जीवन में देखता हूँ, आप यदि ये प्रश्न करेंगे कि एक ही दिन में ये कैसे पॉसिबल है, मैं सुबह को ठाकुर और माँ के उपदेश के अनुसार साधना करूं और दिन के दरमियान स्वामी जी के कहे रास्ते के अनुसार कर्मयोग करूं, ये शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है, हम लोग करते हैं, बट आपको लगेगा कि ये डिफ़िकल्ट है। किंतु मेरा खुद का जो अनुभव है, अपने जीवन में फेजेस आते हैं। एक समय था कि मैं स्वामी जी के कहे अनुसार वो गांव-गांव में जाकर के कर्म करता था, आज है। फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे मंदिर में काम करना पड़ा, क्योंकि हेडक्वार्टर से मुझे नागपुर में भेजा, कहा कि बहुत रूरल डेवलपमेंट हो गया, अभी तुम थोड़ा सा ठाकुर की सेवा करो, तो वो भी कर लिया। इसके बाद में लिटरेचर का मेरे समय आया तो वो भी एक कर लिया। अभी है कि मैं इस क्लासेस वगैरह करता हूँ, लिटरेचर है, अभी एक जनरल लाइफ है मेरा। सो फेजेस मेरे जीवन में आए हैं। सो फेजेस आर वन वे कि आप अपना डेवलपमेंट हो सकता है, और इवन विद इन वन डे सुबह और शाम ठाकुर और माँ को पढ़िए, वेदांत के अनुसार साधना कीजिए। दिन में आप ये सीपी क्लिनिक है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्कूल है, उस सब की मैं संभाल रखूँ। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ए वे टू डू। मनुष्य का जो लाइफ है ना, हो सकता है हम फिलोसॉफिकली इन तीनों को रिकंसाइल न कर पाए, एक्शन में हम आसानी से कर पाएंगे। आप अपने ही ओर देखिए, आप सुबह को क्लास करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, किंतु ये क्लास यदि आपका हमारा 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज़्यादा चला तो फिर हम बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य की कैपेसिटी ही इतनी है कि हम 1-1.5 घंटा ही क्लास करेंगे। यदि जब ध्यान करने का प्रयास किया, आधा घंटा बहुत अच्छा लगा, बियॉन्ड दैट मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद में मुझे खड़े होकर के अपनी जॉब करनी ही होगी, कर्म करना ही होगा। तो मुझे एनीवे मुझे कर्म करना है, तो मैं क्यों नहीं स्वामी जी के कहे रास्ते के अनुसार निष्काम कर्म करूं। दैट लेट मी, व्हाई नॉट लेट मी ट्रांसफॉर्म कर्म इनटू साधना, राइट। तो वो कर्म तो करना ही है। एवरी वन ऑफ अस दिन के दौरान कर्म करते ही है, चाहे घर में बैठ के खाना बनाना हो, न कि वो अपनी जॉब करनी है, न कि जो कुछ भी है। सो वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट। ओनली थिंग इज लेट अस पुट इट ऑन द आइडियाज ऑफ ठाकुरमा स्वामी जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट इज अ नेक्स्ट ग्रेट फ्रंटियर। आप रामकृष्ण ऑर्डर ज्वाइन करते हैं तो आपका वर्क वर्शिप ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। अब मैं सीपी क्लिनिक में जाता हूँ, मुझे पर्सनली तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब मैं राजकोट में पब्लिकेशन में काम किया, छोड़ के चला आया तो पॉकेट तो खाली ही था, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना दिया है। सो रामकृष्ण मिशन में ये ऑटोमेटिक वर्क एंड वर्शिप हो जा रहा है। मुझे लग रहा है कि गृहस्थ लोगों के लिए वर्क वर्शिप वाला फ्रेमवर्क क्रिएट करना, दैट्स अ नेक्स्ट ग्रेट चैलेंज फॉर अस। कि एक सीनियर साधु के साथ बात हो रहा था, तो वो मुझे कहते हैं कि गृहस्थ लोगों का भी एक ऑर्डर होना चाहिए। इन दैट सेंस, अपने सेंस में नहीं, अपने सेंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है साधुओं के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा नहीं हो सकता, किंतु एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। विद इन दैट फ्रेमवर्क दे कैन लिव देयर गृहस्थ सांसारिक लाइफ एज वेल एज दे कैन कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द ग्रेटर गुड। अब आप जॉब तो करते ही है, आपकी कंपनी में आपको जो कहा जाए आप करते हैं। ओनली थिंग इज कि कंपनी का मोटिव है प्रॉफिट मेकिंग। इंस्टेड ऑफ दैट, इस तरह की कंपनी हो, इस तरह का एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर हो, वहाँ पे आप वही काम करें जो कि आप बैंक में करते हैं, या तो फिर आप फैक्ट्री में करते हैं, या तो डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में करते हैं, वही काम करें। बट दैट पर्पज ऑफ द फ्रेमवर्क इज द सर्विस ऑफ पीपल, राइट। So that sort of framework should be made. That is our great next frontier, great next challenge. देखिए, एक सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं कि ये व्हील ऑफ कॉमर्स जो है, इट रन्स ऑन क्रेडिट, इट रन्स ऑन कैश। यदि लोगों के हाथ में कैश नहीं है तो पूरा कॉमर्शियल जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाएगा। इसलिए बहुत सारे जो देशों में डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा दो, तो लोग परचेस करेंगे, लोग परचेस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग चलेगा तो जॉब क्रिएट होगा। तो चाइना में अभी क्या हो रहा है कि लोग परचेज नहीं करते, लोग परचेज नहीं करते तो उनका ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उनको सब्सिडाइज करके पूरे विश्व में भेजना है, तो सब जगह से चाइना पे टैरिफ बैरियर आ रहा है। तो अभी आप मैन्युफैक्चरिंग सेल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका वो जॉब चला जाएगा, जॉब जाएगा तो और प्रॉब्लम खड़ा होगा।
सो दैट वे यू आर हेल्पिंग द नेशन। अब क्रेडिट लाइन उनको दे रहे हैं तो पीपल विल परचेज, परचेज होगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा तो जॉब क्रिएशन होगा, सो जीडीपी बढ़ेगा। सो दैट इज़ वन थिंग। बट यू आर राइट इन दैट वे कि ये जो सब कॉरपोरेशंस जो है वो कोई भी क्षेत्र में हो, इनका मेन काम ये नहीं है कि वो देश की सेवा करे, मेन काम है प्रॉफिट मेकिंग। उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, दैट इज़ देयर मेन वर्क, ओनर्स और शेयर होल्डर्स का। रेदर देन दैट इस तरह का अभी देखिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह से किया है। HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, न कि भारत हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, BHEL वगैरह वगैरह। तो उनका कार्य है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह की प्रोडक्ट से जो क्रिएट करे विच इज़ बेनिफिशियल फॉर इंडिया, भले वो चाहे डिफेंस इक्विपमेंट हो, न कि एवियोनिक्स इक्विपमेंट हो, न कि ये फिर ये मासिव सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो, टनल बनाना है, न कि ब्रिज बनाना है, न कि पोर्ट बनाना है वगैरह वगैरह। बट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन सपोज टू बी वेरी गुड, किंतु इनएफिशिएंट कितने हैं हमको पता है। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल, अगेन स्वामी जी के आइडियल्स के बिल्कुल परफेक्ट गवर्नमेंट स्कूल काम करते हैं। मैंने फिलोसॉफी एग्जैक्टली वही है कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, एजुकेशन आप जितना देंगे उतना ही एक ग्रास रूट लेवल से इंडिया ऊपर आएगा। इंडिया को ऊपर लाने का, भारत का उत्थान करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है। किंतु गवर्नमेंट स्कूल कितनी इनएफिशिएंट है वो हम सबको पता है। So we can create a framework which is made of educational institutions, which is made of higher learning academies, which is made of this venture capitalism, और फिर which is made of health institutions, health clinics and health facilities। ऐसा एक देश के जो कल्याण के लिए जो कोर इंडस्ट्रीज है उसको आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड हायर लर्निंग एंड क्रिएटिविटी एंड दिस वेंचर कैपिटलिज्म, वेंचर फंड वगैरह। और फिर देन क्रिएट ए फ्रेमवर्क अराउंड इट, एंड जिसको फिर जो रामकृष्ण मिशन की भावधारा से प्रेरित है, जो कि कर्म को वर्शिप में परिणत करना चाहते हैं, दे कैन डू एन वर्क देयर, एनीवन कैन वर्क देयर, व्हाट इज देयर। सो दोज कॉरपोरेशंस कैन, अब जैसे देखिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअली तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, दिस वॉज वन लेसन आई हैव लर्न हियर। पहले मैं जब घर में था मैं सोचता था मैं लोगों की सेवा करूँगा, मुझे सेवा करनी है, किंतु बहुत कम समय में पता चल गया रांची में मुझे कि मैं अकेला ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये इंस्टीट्यूशनल बैकअप चाहिए। अभी मेरा ये रेजिस्टेंस क्या है, रामकृष्ण मिशन यदि मुझे कहेगा तुमको किचन में काम करना है तो मैं एकदम रेबेल करूँगा। किचन में काम करके मैं गांव वालों की, ट्राइबल लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूँ? किंतु फिर तो मुझे मेरा अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसेंड करना है ना, कि आई एम नॉट डायरेक्टली वर्किंग, आई एम हेल्पिंग, आई एम सर्विंग द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन इज सर्विंग द सोसाइटी। अभी इंस्टीट्यूशन की ओर से मुझे अकाउंट करने का भी कहे, पूजा करने को भी कहे, किचन में काम करने को भी कहे, तो इवन देन आई एम हेल्पिंग ट्राइबल डेवलपमेंट। रांची में मैं डायरेक्ट ट्राइबल डेवलपमेंट करता था, किंतु वहाँ पे पुजारी महाराज भी थे, वो भंडारी महाराज भी थे, अकाउंट महाराज भी थे, तो वे लोग भी तो इतना ही हेल्प करते थे ना कि जितना मैं करता था, क्योंकि मैं बिना इंस्टीट्यूशन के हुए माई, राइट। सो इंस्टीट्यूशन विल हेल्प द सोसाइटी एंड वी विल बी द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो जिस तरह से रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूशन इज फॉर द मॉन्क्स, similarly there should be institution for householders, that way you can convert work into worship.